कैसे हैं दोस्तों। 1798 1798 में फ्रांस और बर्तानिया में सुपर पावर बनने की कश्मकश जारी थी। फ्रांस में 9 बरस पहले इंकलाब की वजह से बादशाहत का खात्मा हो चुका था। इसके बाद बर्तानिया और रूस समेत जहां बादशाहत थी वो फ्रांस से हालत जंग में थे या उसके मुखालिफिन को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में एक फ्रांसीसी कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट को दूर की सूझी। उन्होंने सोचा कि एशिया और अफ्रीका की सरहद पर मौजूद मिस्र पर यानी इजिप्ट पर कब्जा कर लिया जाए और फिर वहां से हिंदुस्तान पर यानी सोने की चिड़िया पर हाथ साफ किया जाए। दक्षिण भारत की ताकतवर सल्तनत मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान भी नेपोलियन बोनापार्ट से राब्ते में थे और उनका इत्तेहादी बनने के लिए तैयार थे। मिस्र पर कब्जा करने का एक और नेपोलियन को ये भी फायदा नजर आ रहा था कि इसके शुमाल में मेडिटेरियन सी और जनूब में रेड सी मौजूद थे। बीच में एक छोटी सी पट्टी थी, इसे खोदकर इन दोनों समुद्रों को मिलाया जा सकता था। इस तरह एशिया और यूरोप के बीच तिजारत और फौजी कब्जों का शॉर्टकट रास्ता भी खुल सकता था, यानी फ्रांस के जेर असर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो सकता था। फ्रांस में उस वक्त एक कमजोर सी हुकूमत थी जिसने इस ताकतवर कमांडर को इजिप्ट पे हमला करने की इजाजत दे दी। वो इसके अलावा कर भी क्या सकते थे। तो मई 1798 यानी 1798 में ये कमांडर एक ताकतवर बहरी बेड़े और 40,000 फौज के साथ मिस्र फतेह करने के लिए निकल पड़े। ये मुल्क यानी मिस्र उस वक्त उस्मानी सल्तनत यानी ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। उस्मानी तख्त पर खलीफा सलीम III बैठे थे। मिस्र में उस्मानी सल्तनत की तरफ से 2 कमांडर यानी मुराद बेग और इब्राहिम बेग हुकूमत कर रहे थे। मिस्र या उस्मानी फौजें फ्रांस जैसी ताकतवर फौज का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्हें सुपर पावर बर्तानिया की पूरी मदद हासिल थी। और एक तरफ सुपर पावर बर्तानिया और ऑटोमन एम्पायर थे, तो दूसरी तरफ नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का टॉप कमांडर था। दोनों में से कौन अपना वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने में कामयाब हुआ? और जैसा कि कहा जाता है कि नेपोलियन इस्लाम की तरफ माइल हो गए थे, तो क्या ऐसा वाकई हुआ था? मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की फुल डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हम आपको दिखाएंगे नेपोलियन की शुरुआती जिंदगी से लेकर उसकी मौत तक की कहानी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, मिस्र पहुंचने से पहले नेपोलियन को एक बहुत बड़ी मुश्किल पार करना थी। इस मुश्किल का नाम था रेशो मेल्सन। ये रॉयल ब्रिटिश नेवी के वाइस एडमिरल थे और नेपोलियन की मिस्र पहुंचने से रोकने के लिए वहां पहरा दे रहे थे। लेकिन नेपोलियन की किस्मत अच्छी थी कि नेल्सन उन्हें ढूंढ नहीं पाए और वो फ्रांस बहरी बेड़े को लेकर मिस्र की बंदरगाह सिकंदरिया, जिसे अलेक्जेंडरिया भी कहा जाता है, वहां पहुंच गए। इस शहर की हिफाजत के लिए थोड़ी सी ममलूक फौज मौजूद थी, जिसे शिकस्त देकर शहर पर फ्रांसीसी परचम लहरा दिया गया। अब नेपोलियन की अगली मंजिल काहिरा थी। नेपोलियन दरियाए नील के किनारे किनारे सफर करके काहिरा की तरफ बढ़ने लगे। फ्रांसीसी फौज ने सिकंदरिया से काहिरा के बीच पड़ने वाले बहुत से देहात को लूट कर आग लगा दी। एक गांव में तो 900 लोगों को मार दिया गया। इसके बाद उनके बीवी बच्चों को घरों के अंदर ही जिंदा जला दिया गया। फ्रांसीसी फौज के जुल्म देखकर काहिरा के करीबी देहात खाली हो गए। फिर काहिरा में भी नेपोलियन की खबरों से दोस्तों हालात खराब हो गए। ज्यादातर आबादी शहर छोड़कर चली गई। गलियों और बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था। मिस्र के दोनों ममलूक हुक्मरान मुराद बेग और इब्राहिम बेग काहिरा में ही मौजूद थे और फ्रांसीसियों से मुकाबले के लिए फौजें जमा कर रहे थे। लेकिन ये भी कोई वेल ट्रेन्ड फौज नहीं थी। ज्यादातर सिपाही तो अनट्रेन्ड गरीब किसान थे, जिनके पास हथियारों के नाम पर फसलें काटने वाले हथियार देरातिया वगैरह थी। इसके अलावा कुछ कबायली घुड़सवार थे जिनके पास बंदूकें तो थीं, लेकिन जबरदस्त फौजों से मुकाबले का तजुर्बा नहीं था। देखने में ये हाथी और चींटी का मुकाबला था, लेकिन ममलूकों ने इस बेहतरीन सामान के अलावा भी फ्रांसीसियों को बहुत परेशान किया। ममलूकों ने काहिरा से 137 किलोमीटर दूर शुब्राखेर के मुकाम पर फ्रांस की फौज को रोकने के लिए कोशिश की।
गवर्नर मुराद बेग की फौज ने हजारों फ्रांसीसियों की फौज पर धावा बोल दिया, लेकिन जाहिर है फ्रांसीसी उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। ये हमला आसानी से पसपा कर दिया गया। इस शिकस्त के बाद ममलूकों ने जंग के बजाय गैर रिवायती तरीकों से लड़ना शुरू कर दिया। वो इस तरह कि जुलाई के महीने की सख्त गर्मी में फ्रांस आर्मी सहरा में सफर कर रही थी। उनके लिए पानी का वाहिद जरिया दरियाए नील था, जो उनके रास्ते के साथ साथ ही चल रहा था। लेकिन ममलूक सिपाही कश्तियों में सवार होकर दरिया की निगरानी कर रहे थे। जैसे ही फ्रांसीसी फौज का कोई दस्ता पानी के लिए बढ़ता तो वो उस पर गोलियों की बारिश करके उसे भागने पर मजबूर कर देते थे। फ्रांस फोर्सेस डिमोरलाइज हो रही थी इन छोटी छोटी एक्टिविटीज की वजह से, लेकिन नेपोलियन अपने फौजियों का हौसला बढ़ा रहा था और आगे बढ़ रहा था। 21 जुलाई को फ्रांस आर्मी काहिरा के करीब ऐसी जगह पहुंची जहां से उन्हें दूर से ही एहराम मिस्र की चोटियां नजर आ रही थी। कहते हैं जब कमांडर नेपोलियन एहराम मिस्र को देखा तो उसने अपने साथियों से कहा कि वो देखो साथियों, 40 सदियों की तारीख तुम्हें तक रही है। यानी वो अपने फौजियों को बता रहा था कि तुम किसी बेकार जगह को फतेह करने के लिए नहीं, बल्कि तारीखी अहमियत वाली जगह पर कब्जा करने आए हो। ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये वो अपनी फौज को बता रहे थे। अब दोस्तों, मैदान जंग का नक्शा कुछ यूं था कि काहिरा का दिफा करने वाली फौज 2 हिस्सों में तकसीम थी। पहली फौज मुराद बेग की कमान में घुड़सवार दस्तों, पैदल फौज और कुछ गोला बारूद पर मौजूद थी। उसने दरियाए नील को पार करके मगरिबी साइड पर एक गांव में पोजीशन ली हुई थी। इस पोजीशन में आगे तोप खड़ी थी, उसके पीछे घुड़सवार दस्ते उन पर झपटने के लिए तैयार थे। इस फौज के पीछे दरियाए नील बह रहा था, जिसके पार यानी काहिरा वाली साइड पर दूसरी मिस्री फौज मौजूद थी। इसमें ज्यादातर पैदल फौजी थे जो दरिया के किनारे के साथ साथ लंबाई में पोजीशन लिए हुए थे। इनके पास कश्तियां भी थीं। ये फौज वक्त पड़ने पर मुराद बेग को मदद भी भेज सकती थी और दुश्मन को दरिया पार करने से रोक भी सकती थी। मुराद बेग और इब्राहिम बेग की फौजों की कुल तादाद 20,000 थी, जबकि नेपोलियन बोनापार्ट के पास कम से कम 25,000 की फौज थी। कुछ फौज को वो सिकंदरिया में ही और वो इलाके जो उन्होंने फतह कर लिए थे वहां छोड़कर आए थे। तो नेपोलियन की फौज का मुकाबला पहले मुराद बेग की फौज से होना था, जो गांव में पोजीशन लिए हुई थी। इस फौज की शिकस्त देखकर ही वो दरिया नील को पार करके दुश्मन की दूसरी फौज पर हमलावर हो सकते थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी फौज को अलग अलग बॉक्सेस की शक्ल में खड़ा कर दिया था। इस फौजी तकनीक को स्क्वायर कहा जाता था। ऐसे कुल 5 बॉक्सेस या 5 स्क्वायर बनाए गए थे। हर स्क्वायर में पैदल सिपाहियों की 6-6 लाइनें थीं। इनके पास बंदूकें थीं और इन बंदूकों पर लंबी लंबी छुरियां भी लगी हुई थीं। इन्हें जंगीना भी कहते हैं। इन जंगीनों से वो दुश्मन घुड़सवारों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। पैदल सिपाहियों की लाइनों के पीछे स्क्वायर के अंदर घुड़सवारों की लाइनें थीं, जिनके बीच में खुराक और गोला बारूद का जखीरा महफूज था। स्क्वायर के चारों कोनों पर तोपें नस्ब थीं, ताकि दुश्मन जिस साइड से भी हमला करे उस पर भरपूर गोलाबारी की जा सके। हर स्क्वायर में एक मुकम्मल फौज थी जो चारों तरफ से अपना दिफा कर सकती थी। तो अब दोस्तों, लड़ाई की शुरुआत यूं हुई कि मुराद बेग की फौज ने तोप खाने से फ्रांसीसी फौज पर गोले बरसाए और कम से कम 6,000 घुड़सवार फ्रांसीसी फौज की तरफ बढ़े। लेकिन वो अभी कुछ ही करीब आए थे कि फ्रांस फोर्सेस ने अपनी तोपों का मुंह खोल दिया। स्क्वायर की कोनों पे लगी फ्रांसीसी तोपों की रेंज मिस्री तोपों से कई गुना ज्यादा थी। ऊपर तले दर्जनों गोले मिस्री फौज पर गिरे तो हलचल मच गई। बहुत से मिस्री घुड़सवार दस्ते तो पहले ही गोले फायर होते ही भाग खड़े हुए। कुछ दस्ते जो स्क्वायर के ज्यादा करीब चले गए थे, उन पर पैदल सिपाहियों ने गोलियों की बारिश कर दी। कहते हैं मिस्री फौजी यूं गिर रहे थे जैसे पेड़ से खजूर गिरती है। मिस्री कमांडर मुराद बेग ने बार बार पोजीशन बदली। कभी वो दुश्मनों को पीछे से घेरने की कोशिश करते
तो कभी उनके घुड़सवार दस्ते स्क्वायर के बीच में आ जाते, लेकिन ये स्क्वायर वाली पोजीशन उनके लिए बिल्कुल नहीं थी। इससे निपटना उन्हें आता ही नहीं था। जब वो दुश्मन पर अकब से हमला करते तो उसी तरफ से अलर्ट फोर्सेस उन पर गोलियों की बारिश कर देती। जब वो स्क्वायर के बीच में आ जाते तो उन पर कई जगहों से फायरिंग होना शुरू हो जाती। देखते ही देखते भारी जानी नुकसान उठाकर घुड़सवार दस्ते पसपा होने लगे। कई सिपाही घोड़ों पर या कश्तियों पर दरिया पार कर गए। लेकिन दोस्तों, जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस गांव में मिस्रियों की पोजीशन थी वहां अब भी 1500 सिपाही और बहुत से रजाकार यानी वो देहाती जिन्हें फौज में भी शामिल कर लिया गया था, वो मौजूद थे। फ्रांसीसी फौज ने इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। अंदर मौजूद सिपाहियों से कहा गया कि वो हथियार डाल दें। मिस्रियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इस पर फ्रांसीसी फोर्सेस ने गांव पर चढ़ाई कर दी। ये बिल्कुल एक तरफा लड़ाई थी जो हो रही थी। फ्रांस सिपाहियों ने मिस्रियों सिपाहियों जो कि ज्यादातर तलवार से लैस थे, उन्हें जंगीनों से, गोलियों से और हथियारों से हलाक कर दिया। मिस्री सिपाहियों में भगदड़ मच गई। वो अपने पीछे मौजूद दरियाए नील की तरफ भागे, लेकिन उस तरफ भी फ्रांसीसी फौज ही खड़ी थी। उन्होंने मिस्रियों पर फायर खोल दिया। बेशुमार मिस्री सिपाही इसी तरह मारे गए। जो बचे वो दरिया में कूद गए, लेकिन उन पर भी फायरिंग होती रही। बहुत कम सिपाही जान बचाकर दरिया पार करके काहिरा की तरफ पहुंच गए। कई रोज तक दरिया में मरने वालों की लाशें तैरती रहीं और फ्रेंच सोल्जर उनकी लाशें निकालकर उनके कपड़ों से कीमती चीजें निकालते रहे। बैटल ऑफ पिरामिड्स नेपोलियन बोनापार्ट ने जीत ली थी। मुराद बेग की कमान में मिस्री फौज तबाह हो गई थी, जबकि दरिया पार इब्राहिम बेग की फौज को उनकी मदद का मौका भी नहीं मिल सकता था। लड़ाई में तकरीबन 1600 मिस्री फौजी जान से गए थे। मिस्री फौज के कमांडर मुराद बेग भी लड़ाई में जख्मी हो गए थे, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब हो गए। मिस्रियों के मुकाबले में फ्रांसीसियों के 30 फौजी ही हलाक हुए थे और 260 के करीब जख्मी हुए थे। फ्रांसीसी फौज ने मिस्रियों की 40 तोपें, बहुत सा साजो सामान और 400 ऊंट भी कब्जे में ले लिए, जो जाहिरी तौर पर सोने चांदी से लदे हुए थे। ये सोना चांदी उन मकामी अरब सरदारों की मिल्कियत था जो मुराद बेग और इब्राहिम बेग के हुक्म पर जंग में शरीक हुए थे। अपने घुड़सवार दस्तों की शिकस्त के बाद दरियाए नील के पार पैदल फौज भी फरार हो गई। मिस्र के दोनों गवर्नर मुराद और इब्राहिम बेग मिस्र के मशरकी साइड पर चले गए। वो मुकामी लोगों की मदद से लंबे समय तक अपने तौर पर फ्रांसीसियों से लड़ते रहे। बाद में इब्राहिम शाम चले गए, जबकि मुराद ने मिस्र में रहकर फ्रेंच फोर्सेस के खिलाफ गोरिल्ला कार्रवाइयां जारी रखी। बहरहाल दोस्तों, बैटल ऑफ पिरामिड्स के बाद काहिरा शहर बड़ी हद तक वीरान हो चुका था। मिस्री फौज में शामिल कुछ सिपाहियों ने शहर छोड़ने से पहले वहां लूट मार भी की थी और अपने ही कई हमवतनों को मौत के घाट उतार दिया था। 27 जुलाई को नेपोलियन अपनी फौज के साथ काहिरा में दाखिल हो गए और शहर में अमन व अमान बहाल किया। नेपोलियन ने मकामी उलमा से बातचीत करके उन्हें यकीन दिलाया कि आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इन लोगों की मदद से शहर छोड़ने वाले आम लोगों को भी काहिरा में वापस लाया गया और काहिरा को फिर से आबाद कर दिया गया। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1 महीने से भी कम वक्त में मिस्र पर कब्जा कर लिया। हालांकि मिस्र वो मुल्क था जिसे इस्लाम के आने के बाद कोई यूरोपीय ताकत फतह नहीं कर सकी थी। यहाँ तक कि सलीबी जंगों के दौरान भी मिस्र किसी भी वक्त सलीबियों के कब्जे में नहीं गया था, बल्कि इसने सलीबियों और मंगोलों दोनों को शिकस्त दी थी। नेपोलियन वो पहले फ्रांसीसी कमांडर थे जिन्होंने पहली बार मिस्र पर फ्रांसीसी परचम लहराकर एक तारीख लिख दी थी, लेकिन ये कब्जा उनके लिए गले की हड्डी साबित हुआ। तो दोस्तों, ये बात क्या थी? नेपोलियन ने जब मिस्र फतेह कर लिया तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वापस अपने फ्रांस यानी कि पेरिस जाना पड़ा? ये सब हम आपको नेपोलियन बोनापार्ट की अगली किस्त में दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज खान।